सरकारी शिक्षा का एक फिक्स ढर्रा है। व्यवसायीकरण ने कुचामन के शिक्षा सेक्टर को तोड़ के रख दिया। जो ऑफलाइन कोचिंग सेंटर है उनकी फीस होती है 1,00,000-1.5 लाख रुपए। कोई बच्चा यदि 7% प्राप्त कर रहा है, उसके पास अच्छी स्किल है, तो उसको हमारी सोसाइटी वैल्यू नहीं दे रही है। हर कोई आदमी सोशल मीडिया पर लगा हुआ है, पता ही नहीं चलता कब सुबह हुई कब शाम हुई, पूरे दिन बस लगा रहते हैं। सोशल मीडिया बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन उसमें हमारी फीड क्या आ रही है। पहले आज़ादी के अलग मायने थे, आज युवाओं में जो आज़ादी के मायने हैं वो अलग हो गए हैं। जब शिक्षा बढ़ेगी तो आधुनिकता आएगी। तेजा गायन होता है, उस पर आप देख रहे हैं कि लंदन तक, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी तक रिसर्च हो रहा है। पापा के जाने के बाद में एक वैक्यूम क्रिएट हो गया था। नमस्कार, मैं पवन मिर्धा, आप देख रहे हैं द अनफिल्टर्ड पवन। आज हमारे साथ जुड़े हैं विशेष अतिथि, नाम है संजय चौधरी। छोटा सा इंट्रोडक्शन देंगे सर हमारे दर्शकों को। जी बिल्कुल, सबसे पहले तो राम राम मेरे सभी साथियों को। मेरा नाम संजय चौधरी है और मैं मूलतः बूढ़सू गांव जो मकराना तहसील में पड़ता है वहां का रहने वाला हूं, और वर्तमान में मैं अभी कुचामन सिटी में निवास कर रहा हूं। और कुचामन में मैं जो बहुराज का स्कूल है वहां पे मैं लाइब्रेरियन के पद पर अभी सेवा दे रहा हूं अपनी। जो शिक्षा का स्तर है आज के टाइम, आज के समय में, जो वाकई बहुत नीचे गिर चुका है। वाकई जो शिक्षा है वो केवल एक व्यापार बनकर रह गई है आज के समय में। आप इसे किस तरह देखते हैं? देखिए, शिक्षा का स्तर तो ये नहीं कह सकते कि शिक्षा का स्तर गिर रहा है। शिक्षा का स्तर तो बढ़ रहा है, लेकिन कुछ लोग इसको व्यावसायिक तौर पे शामिल करके फिर इसका स्तर गिराने की कोशिश कर रहे हैं, या मैं कहूँ कि गिरा रहे हैं। जैसा कुचामन को शिक्षा नगरी कहा जाता है। जी बिल्कुल। और बहुत सारी बड़ी कोचिंग है, बड़ी संस्थाएं आज कुचामन में है, और केवल सरकारी जो शिक्षा वो आज नाम मात्र रह गई है। कोई बड़ी स्कूल सरकार की, कुचामन में कोई बड़ी स्कूल होगी, उसके अंदर इतने ही 150 बच्चे होंगे लास्ट। जी बिल्कुल, सहमत हूँ मैं आपकी बात से। क्यों लोग ये चुन रहे हैं कि सरकार जो शिक्षा दे रही है वो लोगों को कतई दाय नहीं आ रही है, और एक जो प्राइवेट सेक्टर है जहाँ पर बड़ी बड़ी कोचिंग संस्थाएं, वहां पर लोग जा रहे हैं, ऐसा क्यों? देखिए, जो सरकारी संस्थान है वो वहाँ की मूल आबादी के अकॉर्डिंग सब जगह व्यवस्थित है। जैसे अपनी गांव ढाणी में अपन देखते हैं, ढाणी में एक छोटी स्कूल होती है, गांव में स्कूल होती है, शहर में 5 से 10 जो स्कूलें होती है वो सरकारी होती है, वहाँ सरकारी कॉलेज होती है। इस प्रकार से अपन जो सरकार का एक फिक्स ढांचा है। कई बार कुछ ऐसी जगह होती है जहाँ पे प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस ने उसको हब बना दिया। जैसे कुचामन का ही एग्जाम्पल ले लो आप। कुचामन में जैसे अच्छी शिक्षा थी, शुरू से ही यहाँ की जो सरकारी स्कूलें थी वो बहुत अच्छी शिक्षा दे रही थी, आज भी दे रही है। लेकिन यहाँ एक लीक पॉइंट ये था कि यहाँ पे जो सरकारी महाविद्यालय था पहले वो नहीं था। इस वजह से जो निजी कॉलेजेज है उन्होंने अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया। दूसरी बात, जैसे वो सरकारी स्कूल्स थी, अच्छी शिक्षा दे रही थी, उसके साथ साथ में कुछ निजी संस्थान आए जिन्होंने बहुत अच्छी मेहनत करवाई, और जब उन्होंने बहुत अच्छी मेहनत करवाई तो राज्य भर से युवा यहाँ पे आए। तो सरकार राज्य भर के युवाओं के अकॉर्डिंग कहीं पे स्कूल्स नहीं खोलती। वो जो वहाँ का मूल निवासी होते हैं उसी की जो आवश्यकताएं होती है उनके अनुसार वो वहाँ पे स्कूल कॉलेजेस की व्यवस्था करती है। कॉलेज की व्यवस्था करने में यहाँ पे शायद सरकार थोड़ी सी लेट हुई। सरकार यानी कि मतलब जो सिस्टम है, शिक्षा व्यवस्था है, उसमें हो सकता है प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस ने अपनी कुछ मोनोपोली भी यहाँ पे दर्शाई। लेकिन जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस थे जो स्कूली लेवल पे, उन्होंने बहुत अच्छी मेहनत करवाई। जब अच्छी मेहनत करवाई तो दूर दराज से गाँव के बच्चे यहाँ पे पढ़ने आए, अच्छी शिक्षा ग्रहण करी, तो एक वो हब के रूप में कुचामन सिटी बन गया। फिर एक ऐसा दौर आया कि यहाँ पे शिक्षा के साथ में व्यवसायीकरण होने लग गया, और उस व्यवसायीकरण ने कुचामन के शिक्षा सेक्टर को थोड़ा सा तोड़ के रख दिया। जैसे जो कहने को जो सुविधाएं थी वो सुविधाएं मूलतः थी नहीं, और कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी उन्होंने सुविधाएं बता दी जो थी नहीं मूलतः, लेकिन उनके बारे में कह दिया। जो केवल स्कूल्स की बात नहीं है, सभी सेक्टर्स की बात है, उसमें जितनी सुविधाएं उनके पास थी उससे एक्स्ट्रा उन्होंने बताया। तो उससे फिर लोगों का थोड़ा सा मोह भंग हुआ। लेकिन पिछले
पिछले 3-4 साल में यदि अपन लोग देखें तो शिक्षा का स्तर कुचामन में बहुत अच्छा बढ़ा है। सभी जो शिक्षण संस्थाओं के साथी है उन्होंने मिलके अच्छा प्रयास किया है और कुचामन वापस से स्पीड पकड़ रहा है। शिक्षा नगरी जो पहले जिस नाम के लिए कुचामन जाना जाता था, आज वो दौर वापस आ गया है। यहाँ पे आप देखेंगे नीट IITs की जो अकेडमीज है वो भी खुल गई है, अच्छी शिक्षा दे रही है। कॉलेजेस भी बेहतर हुई है, यहाँ पे वापस कॉलेजेस भी यहाँ की वापस बेहतर हुई है। जो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स है वो भी यहाँ पे अब अपने अच्छे दौर से गुजर रहे हैं। तो यहाँ के जो निवासी है और यहाँ पे जो रोजगार ग्रहण करते हैं, कुचामन में मूलतः रोजगार ग्रहण करने का साधन शिक्षा ही है। यानी शिक्षा ही वो क्षेत्र है जहाँ से लोग कुचामन वो क्षेत्र है जहाँ पे लोग शिक्षा ग्रहण भी करते हैं और वापस रोजगार का क्षेत्र भी एक अच्छा बड़ा हब के रूप में बनता है लोगों को शिक्षा के क्षेत्र में। कहीं ना कहीं 4-5 साल पहले, लगभग कोरोना काल से पहले जो शिक्षा थी वो ऑफलाइन बिल्कुल पूरी, और अब जो शिक्षा के अंदर जो बदलाव आया है पूरी की पूरी डिजिटल हो गई। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, क्या सोचते हो, क्या? देखिए, शिक्षा मुझे लगता है ऑफलाइन मोड में ही उचित है। ऑनलाइन मोड में उसकी बहुत ज़्यादा सीमाएं हैं। तो कोविड काल था, जो कोरोना काल था, वो हमारी मजबूरी थी कि हमें डिजिटल शिक्षा ग्रहण करवानी पड़ रही थी, बच्चों को ग्रहण खुद को करनी पड़ रही थी। लेकिन अब जैसे ठीक है, सब कुछ वेल सेटल्ड हो गया है, तो अब लिमिटेशंस होनी चाहिए, उसकी सीमाएं होनी चाहिए डिजिटल शिक्षा की। और जो ऑफलाइन शिक्षा है वो अपने ब्रॉड फॉर्मेट में होनी चाहिए। लेकिन क्या है कि जैसे स्कूल्स वाले, कुछ निजी स्कूल्स, सरकारी स्कूलों का अच्छे से सिस्टम चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो निजी इंस्टीट्यूट्स है वो अपनी फीस को हाई करने के लिए एक सेटअप ऐसा तैयार करते हैं कि हम आपके मैसेज भेजेंगे, हम बच्चे को होमवर्क मोबाइल पे प्रोवाइड करवाएंगे। तो उससे जो बच्चे हैं वो फोन के आदी होते जा रहे हैं। कोविड काल में हुए वो तो हमारी मजबूरी थी, लेकिन अब स्कूल्स वाले अपने निजी हित के लिए बच्चों को होमवर्क वगैरह फोन पे भेज रहे हैं, टैबलेट्स के माध्यम से भेज रहे हैं। तो फिर वो अभिभावक कितना ध्यान रखे उनका, उसकी भी एक सीमाएं हैं। अभिभावक कामकाज भी करते हैं तो उनके सामने ये समस्या उत्पन्न हो रही है। तो मेरा मानना है कि जो डिजिटल मोड है उसको एक सीमित संसाधन के रूप में उपयोग लेना चाहिए। लेकिन जैसा कि बड़ी संस्थाएं, बड़े जो ऑफलाइन कोचिंग सेंटर है, उनकी फीस होती है 1-1.5 लाख रुपए। वहीं ऑनलाइन जो शिक्षा है, ऑनलाइन जो क्लासेस आती है, उनकी फीस वाकई 10,000-20,000 तक हो जाती है। तो इससे आप कैसे देखते हैं, क्या वाकई लाभार्थी है इस चीज के लोग? देखिए, जब बात कोचिंग इंस्टीट्यूट्स की आती है तब ऑनलाइन मोड पे अपन विचार कर सकते हैं। मैं यहाँ पे पहले अभी जो मैंने बात रखी हुई थी वो स्कूली मोड पे थी। दूसरी बात, स्क्रीन पे पढ़ना और ऑफलाइन पढ़ने में बहुत ज़्यादा फर्क है। कुछ बच्चे यदि डिजिटल शिक्षा टैबलेट्स के माध्यम के फ़ोन के माध्यम से कुछ कोर्सेज परचेज करते हैं, पढ़ पाते हैं तो अच्छी बात है। लेकिन अपने मन मस्तिष्क में चीज़ें लॉन्ग टर्म करने के लिए अपने को ऑफलाइन, एक बार के लिए जो ऑफलाइन कोर्सेज है वो करना ही पड़ेगा। यदि कोचिंग की जरूरत हो, वैसे तो कोचिंग की जरूरत है ही नहीं। वैसे यदि विस्तृत रूप में देखा जाए तो कोचिंग की क्या जरूरत है। अच्छी बुक्स यदि अपन पढ़ेंगे तो वैसे भी अपन पढ़ पाएंगे, महंगी कोचिंग की जरूरत ही कहाँ पड़ती है अपने को। लेकिन क्योंकि अपने जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर नहीं हो पाते, इसलिए कोचिंग्स वगैरह अपने को जाना पड़ता है। तो वहाँ अपन ये कर सकते हैं कि भाई एक बार अपन ने ब्रॉड फॉर्मेट में पढ़ लिया, फिर अपन को जैसे कुछ अपने डाउट्स हैं, डाउट्स क्लियरिंग के लिए अपन ऑनलाइन का सहारा ले सकते हैं। या कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो ठीक है, लगता है कि मेहनत कर अपन उस रेगुलरिटी के साथ में पढ़ पाएंगे, तो उनको ऑनलाइन कोर्सेज वगैरह लेने चाहिए। आज समाज के अंदर सरकारी नौकरी का बहुत महत्व है, लोग बहुत तवज्जो देते हैं। क्या वाकई इतनी तवज्जो इस चीज़ को मिलनी चाहिए? जो युवा है वो वाकई उद्यमिता की ओर, उद्योग की ओर जाना चाहता है, खुद का बिजनेस बनाना चाहता है, स्टार्टअप खड़ा करना चाहता है, उन लोगों को रोककर, उन पर प्रेशराइज कर उनको शिक्षा की तरफ भेजा जा रहा है। आप इसे किस तरह देखते हैं? देखिए, व्यापक तौर पर सरकारी नौकरी की मारामारी नहीं है, लेकिन अपन लोकल परिप्रेक्ष्य में देखें या अपने राजस्थान की अपन बात करें तो सरकारी नौकरी के लिए मारामारी है। उसके 2-3 कारण है। पहला कारण है कि थोड़ा सा सभी पेरेंट्स भी समझते हैं कि मेरे बच्चे यदि सरकारी सेवा में चले जाएंगे तो वो स्टेबल हो जाएंगे, रिस्क फ्री हो जाएंगे।
संतोषजनक उनको परिणाम मिलेंगे उनके। तो सरकारी नौकरी का जो पहला बड़ा कारण है वो एक पेरेंट्स के दिमाग में रहता है कि मेरा बच्चा सेटल्ड हो जाएगा और फिक्स रहेगा, उसके जीवन में उतार चढ़ाव बहुत कम रहेंगे, ये उनका सोचना है। दूसरी बात, सरकार स्किल डेवलपमेंट वगैरह के कोर्सेज वगैरह तो चलाती है, लेकिन उनका प्रॉपर इम्प्लीमेशन नहीं हो पाता। उसकी वजह से यहाँ के जो बच्चे हैं वो स्किल्ड सीख ही नहीं पाते, और स्किल्ड नहीं सीखेंगे तो स्वरोजगार कैसे कर पाएंगे, उद्यम कैसे कर पाएंगे। और तीसरी बात है, उद्यम लगाना रिस्की है, तो फिर सरकारी नौकरी की तरफ रुझान ज़्यादा है कि यदि अपन ने 3-4 साल 5 साल मेहनत कर ली और यदि स्टेबल हो गए तो फिर ठीक है, अपना काम इजीली चल जाएगा। लेकिन व्यापक तौर पे यदि स्किल डेवलपमेंट पे ध्यान दे, कोई भी व्यक्ति अपनी स्किल्स पे ध्यान दे, उनमें इंप्रूवमेंट करें, तो व्यापार में जो क्षेत्र है वो बहुत बड़ा क्षेत्र है। और आराम से अपने आसपास के अपन क्षेत्र में भी देखें तो बहुत से लोग हैं जो व्यापार में बहुत अच्छी ऊंचाइयों तक पहुंचे हैं। आज शिक्षा की हम बात करें तो जैसे कि आपने स्किल्स की बात की, तो वाकई अभी जो शिक्षा है हमारी, जब बच्चा 12th पढ़ लेता है, लगभग 17-18 साल का हो जाता है, उसके नाम मात्र की स्किल नहीं सिखाते हैं हम स्कूल्स के अंदर। जैसा कि उसको केवल शिक्षा को एक तरीके से रटना हमने सिखाया है, तो वाकई उस चीज को लेकर हमें स्किल्स डेवलप करनी बहुत जरूरी है। तो इसको लेकर आप क्या सोचते मैं यही कहना चाहूँगा कि अपने यहाँ नंबर्स पे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है बिल्कुल। कि बच्चा नंबर ज़्यादा से ज़्यादा लेके आए। स्किल पे कोई बच्चा यदि 60% प्राप्त कर रहा है और उसके पास अच्छी स्किल है तो उसको हमारी सोसाइटी वैल्यू नहीं दे रही है। उस चीज़ों को समझना पड़ेगा, और इन चीज़ों को समझने के लिए ये ड्रास्टिक चेंज नहीं हो सकता कि एक ही बार में पूरा हमारी जो सोसाइटी है वो समझ लेगी कि जो प्रतिशत है वो मायने नहीं रखते। कारण ये है कि कुछ ऐसे बीच बीच में कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स भी हुए, कुछ ऐसी भर्तियां भी आई जिनमें प्रतिशत को मान्यता दे दी, और उसकी वजह से फिर पेरेंट्स के मन में भी यही आ गया, और जो स्टूडेंट्स है जो तैयारी कर रहे हैं उनके मन में भी यही आ गया कि परसेंटेज तो है जो वैल्यू रखते हैं, प्रतिशत है वो बहुत ज़्यादा वैल्यू रखते हैं। तो उस कारण वो बीच बीच में जो ये 1-2 भर्ती ऐसी आई है या जो कहीं कहीं पे परसेंटेज वाइज चीज़ें चलती है, उनके कारण प्रतिशत का थोड़ा बोलबाला ज़्यादा है। अभी यदि व्यापक तौर पे देखें तो जो कॉलेजेस वगैरह है वो भी अपने एंट्रेंस एग्जाम कराने लग गई है, तो उससे एक अच्छी पहल आएगी। प्रतिशत पे नहीं जाएंगे और स्किल पे ध्यान देंगे, व्यवहारिक नॉलेज को उसकी बजाय तवज्जो देंगे उसके बाद में। आज के समय में जो सोशल मीडिया का वर्चस्व स्थापित किया है, जो हर कोई आदमी सोशल मीडिया पर लगा हुआ है, देख रहा है और घंटों बिता देता है, पता ही नहीं चलता कब सुबह हुई कब शाम हुई, पूरे दिन बस लगा रहता है। देखिए, यदि सोशल मीडिया का बहुत ज़्यादा उपयोग कर रहे हैं हम, तो डायरेक्टली वो नकारात्मक प्रभाव डालेगा, क्योंकि स्क्रीन टाइम बढ़ेगा, और जब स्क्रीन टाइम बढ़ेगा तो वो हमारे मन मस्तिष्क को थोड़ा सा नकारात्मक प्रभाव देगा ही, साथ में ही हमारा जो नर्व सिस्टम है उसको भी वो डैमेज करेगा, हमारी आई साइट मान लो, और फिर वो व्यक्ति में चिड़चिड़ेपन का गुण आएगा। तो सोशल मीडिया बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन उसमें हमारी फीड क्या आ रही है उस पर ध्यान देना चाहिए कि हमारी फीड में पॉजिटिविटी कितनी का आ रही है, उसमें कंटेंट किस टाइप का आ रहा है। यदि अच्छा कंटेंट हमारे सामने आ रहा है, उसको यदि अपन देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो हम अच्छी चीज़ें सीखेंगे। आज के समय में जो युवा है या जो युवा पीढ़ी है, उसके आज़ादी के मायने भी बदल गए। आज की आज़ादी केवल क्या कपड़े पहनने हैं, क्या खाना है, क्या रहना है, कब घूमने जाना है, कब आना है, केवल यही मायने युवा पीढ़ी के लिए आज़ादी के रह गए। देखिए, आपने बिल्कुल सही कहा, आज़ादी के जो मायने हैं वो बदल चुके हैं। पहले आज़ादी के अलग मायने थे, आज युवाओं में जो आज़ादी के मायने हैं वो अलग हो गए हैं। उनको घूमने में, फिरने में, पहनने में, खाने में, पीने में, इन चीज़ों में यदि कोई रोक टोक ना हो तो इसको वो आज़ादी समझते हैं। इसका कारण ये भी है कि थोड़ा सा अनुशासन में कमी आई है। जैसे शिक्षा और संस्कार, तो शिक्षा और संस्कार अलग अलग नहीं है। व्यापक तौर पे देखा जाए तो शिक्षा में संस्कार निहित है, लेकिन हम लोगों को ऐसा लगता है कि जैसे संस्कार अलग दिए जाते हैं और शिक्षा अलग दी जाती है। व्यापक तौर पे शिक्षा में संस्कार निहित है, और उसकी जो शुरुआत होती है वो घर परिवार से ही हो जाती है। घर परिवार शिक्षा और संस्कार इनिशिएट करता है, और बाद में स्कूल्स वाले, कॉलेज वाले और आगे जहाँ पे पढ़ते हैं, जहाँ पे रहते हैं, वो उन चीज़ों को डिलीवर करता है। आज के युवा में जो नशे की तरफ बढ़ रहा है, नशे की प्रवृत्ति आई, पता नहीं क्या क्या, गांजा, ड्रग्स वगैरह वगैरह, यहाँ आ गई, ग्रामीण क्षेत्रों में ये चीजें आ गई,
तो इसको लेकर क्या प्रतिक्रिया है, जो नशे की प्रवृत्ति समाज के अंदर पूरी तरह से अपना वर्चस्व स्थापित कर रही है? देखिए, नशे की प्रवृत्ति और कुछ जो नए प्रकार के नशे आए हैं वो सीधे तौर पर हमारे समाज को बहुत ज़्यादा प्रभावित कर रहे हैं, युवाओं में आपराधिक प्रवृत्तियों को बढ़ावा दे रहे हैं। तो सभी पेरेंट्स को जागरूक होना चाहिए इस बारे में और अपने बच्चों को समझाना चाहिए, उनकी काउंसलिंग करवानी चाहिए। और युवा साथियों से मेरा निवेदन रहेगा कि वो नशों से दूर रहें। राजस्थान अपनी संस्कृति, अपनी एक परंपरा और लोक कला के लिए पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। बदलते समय में आपको क्या लगता है, जो युवा पीढ़ी एक अलग दिशा में जा रही है, क्या वाकई संस्कृति धीरे धीरे कमजोर हो रही है? देखिए, संस्कृति के अलग होने के दो अलग मायने हैं। जब शिक्षा बढ़ेगी तो आधुनिकता आएगी, और जब आधुनिकता आएगी तो हम जिस चीज़ को कल्चर कहते हैं उससे थोड़ा सा अपने को हटना भी पड़ेगा। आधुनिकता आएगी तो जो हमारे ट्रेडिशनल चीज़ें हैं वो मॉडर्नाइजेशन में बदलेगी। तो इसके लिए करना यही चाहिए कि जो आधुनिकता और जो हमारा कल्चर है उन दोनों का मिक्सअप ऐसे रहे कि समाज पे संतुलन बना। आपके पिताजी भारतीय सेवा में कर रहे थे, इंडियन आर्मी में थे और शहीद हो गए, और ये खबर जब परिवार तक पहुंची तो क्या परिस्थितियां रही उस समय? जी बिल्कुल, उस समय जब ये खबर हमारे पास पहुंची मैं मात्र 16 साल का था, और उस साल मैंने 12वीं पास की थी। और मैंने जो रूपरेखा बना रखी थी वो यही थी कि भाई मुझे इसमें इंजीनियरिंग फील्ड में जाना है। मैं उस समय सीखकर एक किसी निजी संस्थान में आईआईटी की तैयारी के लिए चला भी गया था। वहाँ पे मैंने 1-2 दिन क्लासेस भी ली थी, लेकिन फिर मैं जब वापस आया और फिर मैंने वापस जाने का सोचा तो उन परिस्थितियों में बहुत ज़्यादा बदलाव आ चुका था। उनके पापा के जाने के बाद में एक वैक्यूम क्रिएट हो गया था, और उस वैक्यूम के दौरान परिवार की जिम्मेदारियां भी मेरे पे आ गई थी। मेरी 3 छोटी बहनें थी, उनकी पढ़ाई लिखाई भी मुझे देखनी थी। उनके साथ में मेरा जो परिवार उस दौर से गुजरा था, एकदम से टूट चुका था, उसको भी संभालना था। तो फिर परिवार ने मिलकर ये डिसीजन लिया कि मैं यहाँ लोकल में रह के यहीं से मेरी शिक्षा ग्रहण करूँगा। और उस समय मेरा जो मन था वो मेरा ये था कि मैं प्रशासनिक क्षेत्र में जाऊँ। 2017 में मैंने बीएड की थी, और 2018 में मैं आरएस की भी तैयारी कर रहा था, साथ साथ में मैंने ग्रेड 3 का एग्ज़ाम भी दिया था। उस समय रीट हुआ करती थी, और मैं अभी अपन बात कर रहे थे कि जो कई बार प्रतिशत लागू कर देते हैं। तो उस परीक्षा में क्या हुआ था कि 70% तो रीट एग्ज़ाम के जोड़ दिए और 30% अपनी ग्रेजुएशन के जोड़ दिए। और ग्रेजुएशन का दौर मेरा थोड़ा सा टफ रहा था, उस दौर से भी मैं गुजरा था। तो जो मेरे प्रतिशत थोड़े कम थे तो रीट में अच्छे मार्क्स होने के बाद में भी मैं 2018 वाली जो ग्रेड 3 थी उसमें वंचित रह गया था। उस समय मैं रहा भी किससे था, डीओबी से रहा था, क्योंकि जब भी आप मेरिट के बराबर आपके मार्क्स होते हैं तो जो बड़े होते हैं उनको ले लिया जाता था। मेरी ये जो उस समय छोटी रह गई थी, तो वो रैंक निकालते हैं, तो वो बड़े को अपर रैंक मिलती है, अपने को लोअर मिलती है। तो रैंक की वजह से मैं रह गया, डीओबी कम थी तो वो फिर मेरी रैंक नीचे रह गई और मैं वंचित रह गया। उसके बाद में मैंने 2018 वाला जो आरएस था उसका अटेम्प्ट दिया, 20 का दिया, अच्छी तैयारी भी थी, लेकिन मामला नहीं बैठा। ग्रेड जो सेकंड एग्ज़ाम है उनमें भी मैं 1 में 0.5 से रहा था। तो ऐसा करके एक लंबा स्ट्रगल चला 2018 से लेके 2026 तक, जिनमें बहुत सी प्रतियोगी परीक्षाओं में बहुत कम मार्जिन से भी रहा। कुछ ऐसे थे जिनमें बहुत अच्छी तैयारी के बावजूद बहुत बड़ा अंतराल भी आ गया। जो ग्रेड सेकंड 2022 वाले एग्ज़ाम था उसमें जो 40% अंक थे मैथमेटिक्स में वो भी मेरे नहीं आए, और उसमें जो अंतर आया था वो बहुत बड़ा अंतर भी आ गया। तो एक बार के लिए तो ऐसा लगा कि जैसे हो ही नहीं पाएगा। लेकिन कई बार यदि मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि यदि अपन अच्छा कर रहे हैं, अपने आचार विचार व्यवहार अपना अच्छा है, तो ईश्वर किसी न किसी रूप में कभी न कभी आपको वापस हिम्मत देता है, और कुछ न कुछ जो अपने की ख्वाहिश होती है वो ज़रूर पूरी होती है। और अभी पिछले दिनों फरवरी में मेरा लाइब्रेरियन के लिए मैंने ज्वाइन किया।
वो कठिन समय था, आपका कठिन दौर था, समाज में, परिवार में और सरकार के रूप से कैसा सहयोग मिला? क्या आपकी जो उम्मीद थी उसके अनुरूप था? समाज का, परिवार का साथ मुझे हमेशा मिलता रहा है, क्योंकि जिस परिवार से मैं आता हूँ, जो मेरा जो मेरे चारों तरफ का सर्किल है वो बहुत अच्छा है। तो कभी उसकी तरफ से मुझे कोई शिकायत नहीं आई, ना कभी किसी प्रकार के ताने मिले। तमाम असफलताओं के तमाम असफलताओं के साथ भी मेरे जो अपने थे वो सदैव मेरे साथ खड़े थे और हमेशा मेरा हौसला अफजाई करते थे। तो मैं शुक्रगुजार हूँ मेरे तमाम शुभचिंतकों का, जो हमेशा मेरा हौसला अफजाई करते थे, कभी भी मुझे अकेला फील नहीं होने दिया। पिताजी की शहादत के बाद आप परिवार के बड़े बेटे थे और जो जिम्मेदारी आपके कंधों पर आई, उस समय जो कैसा दौर था, कैसे आपने खुद को संभाला, कैसे जिम्मेदारियों को संभाला? अभी जैसे मैंने पहले बताया था आपको कि वो एक कठिन दौर था। मैं सबसे बड़ा था, मैं सबसे बड़ा था, 3 मेरी छोटी सिस्टर्स थी। तो मेरे से जो छोटी है उसको भी हमने नीट की तैयारी के लिए भेजा था। 2-3 अटेम्प्ट उसने भी दिए, लेकिन असफलता मिली। फिर मेडिकल डिपार्टमेंट में ही वो अभी लैब टेक्नीशियन की पोस्ट पे पोस्टेड है। और उससे जो छोटी वाली है उसने पहला अटेम्प्ट दिया, बहुत इंटेलिजेंट भी थी, लेकिन असफल हुई। तो फिर एक बार के लिए ऐसा आया था कि काफ़ी स्ट्रगल वाला दौर आ गया था, लेकिन जब उसने नेक्स्ट एग्ज़ाम दिया उसमें उसके बहुत अच्छे मार्क्स आए और गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर है जो मेडिकल वाली, वो उसको प्राप्त हुई। और अभी उसने पिछले साल MBBS की डिग्री और इंटर्नशिप कंप्लीट कर ली। उससे जो छोटी है वो हमेशा से ही पढ़ाई में अच्छी थी और उस समय तक हम एक अच्छी पोजीशन पे भी आ गए थे। फैमिली बैकग्राउंड हमारा सदैव शुरू से ही थोड़ा सा ठीक था, तो मैं ये नहीं कहूँगा कि फाइनेंशियली हमको बहुत ज़्यादा स्ट्रगल नहीं करना पड़ा कभी भी। ईश्वर का वो शुक्रगुजार हूँ मैं उसके लिए। तो फिर उस दौर तक हम अच्छी पोजीशंस पे भी आ गए, तो उसको फिर हमने हायर स्टडीज़ के लिए एब्रॉड भेज दिया। वहाँ से वो अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट कर रही है। राजस्थान की लोक संस्कृति और कला की हमने बात की। राजस्थान में मारवाड़ में अक्सर, और मारवाड़ से आते हैं, जो मारवाड़ के अंदर एक लोक देवता है वीर तेजाजी महाराज, उनको लोग बहुत मानते हैं। बिल्कुल। और आप उनको किस तरह देखते हैं? जो लोगों के अंदर उनको प्रति लेकर जो जोश होता है वीर तेजाजी महाराज को लेकर, वाकई देखने लायक होता है लोगों के अंदर, जो सीखने की बातें हैं उनको लेकर। यदि मैं अपना व्यक्तिगत रूप से किसी को आदर्श मानता हूं तो वो वीर तेजाजी महाराज है। शुरू से ही, बचपन से ही एक अंदर से फील आती थी वीर तेजाजी महाराज के प्रति। और आज भी मुझे जब कभी भी एकदम डिमोटिवेट फील होता है या नकारात्मक फील होता है, तो मैं वीर तेजाजी महाराज को याद करता हूँ। और वो पॉजिटिविटी न केवल एक देवता के रूप में, बल्कि उनके जो आदर्श थे, उनके जो कार्य थे, उनके जो सिद्धांत थे, वो जो उन्होंने कार्य किए, उसकी वजह से हमारे जीवन में बदलाव आते हैं। और वीर तेजाजी महाराज उस दौर में जो उनके कार्य थे, और उसी वजह से आज जो अपने तेजा गायन होता है उस पर आप देख रहे हैं कि लंदन तक, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी तक रिसर्च हो रहा है। तो उन चीज़ों में बड़ी ताकत होती है। एक छोटा सा रैपिड फायर करते हैं। जी जी बिल्कुल। शिक्षक या अधिकारी? शिक्षक। किताब या मोबाइल? किताब। अनुशासन या प्रतिभा? अनुशासन। गांव या शहर? गांव। सफलता या संतोष? संतोष। आज के युवाओं को लेकर, आज के विद्यार्थियों के लिए क्या उनको मैसेज देना चाहोगे, क्या संदेश है? युवाओं को मैं यही कहना चाहूँगा कि सबसे पहले तो आप पढ़ाई अच्छे से कीजिए, और सरकारी सेवा हो चाहे कोई अन्य सेवा हो, उसके लिए डेडिकेशन के साथ तैयारी कीजिए, अच्छी पढ़ाई कीजिए। पढ़ाई के साथ साथ में स्किल को अपनी को डेवलप कीजिए, व्यवहारिक नॉलेज ज़्यादा रखिए। आजकल के बच्चे क्या है कि फ़ोन में ज़्यादा बिजी होते हैं, तो व्यवहारिक नॉलेज की जो कमी आई है उसको थोड़ा सा दुरुस्त कर लें तो बहुत अच्छी बात है। बच्चे जो नए आ रहे हैं वो बड़े टैलेंटेड आ रहे हैं। एक दौर था जिसमें 20 साल का कोई होता था, आज वो काम एक 10-12 साल का बच्चा भी कर रहा है। टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो गई है, तो बच्चों को केवल एक साइकोलॉजी में एक शब्द है दिशा परिवर्तन।
तो पेरेंट्स को, शिक्षकों को बच्चों की दिशा परिवर्तन की जरूरत है। और दिशा परिवर्तन यदि अच्छे से हो गया है बच्चों का, तो फिर नो डाउट वो देश के उन्नति में बहुत अच्छा योगदान देंगे। आप शिक्षा से जुड़े हुए, जैसा हमने पूरा पॉडकास्ट पूरी बात जी, की, बिल्कुल। शिक्षा व्यवस्था में एक क्या परिवर्तन करना चाहोगे आपके हिसाब से, जो पूरी शिक्षा व्यवस्था को बेहतरीन बनाता है? देखिए, शिक्षा व्यवस्था में जो NEP 2020 है वो अब जस्ट जो सेंट्रलाइज स्कूलें हैं, CBSE स्कूलें, उनमें तो लागू हो चुकी है और स्टेट गवर्नमेंट में भी ये लागू होने ही वाली है। तो बहुत से ऐसे बदलाव आने वाले हैं जो शिक्षा व्यवस्था का एक बड़ा आमूलचूल परिवर्तन होगा और युवाओं के लिए उनमें बहुत ज़्यादा अवसर भी होंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद संजय चौधरी जी, जुड़े हमारे साथ और सफलता, संघर्ष, बहुत सारी बातचीत की शिक्षा व्यवस्था को लेकर। बहुत बहुत धन्यवाद, आपका कीमती वक्त हमारे प्लेटफॉर्म को दिया, हमें दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे सभी साथियों का भी मैं धन्यवाद करूंगा जो इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं, और ये अपने साथी है जो बहुत अच्छी मेहनत कर रहे हैं। तो मैं चाहूँगा कि सभी साथी इनका हौसला अफजाई करें और इनका अच्छा सपोर्ट करें। धन्यवाद।